नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसरो के द्वारा आईटीआई और डिप्लोमा के लिए जो न्यू वैकेंसी निकाली गई है उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं और इसरो के द्वारा इस नोटिफिकेशन के जरिए आपसे जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो सारी बातें दोस्तों आज आप तक शेयर करने वाला हूं। देखिएगा, ये नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो इसरो का ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, आप गूगल पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा। आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे www.sar.gov.in। जब आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे दोस्तों सर्च करके, तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसको क्रॉस ओवर चेक कर सकते हैं। और आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन को मैं वहाँ PDF के रूप में अपलोड कर दूंगा और आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं। चलिए एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वैकेंसी है आपका श्री हरिकोटा सतीश धवन का है। कहाँ का है ये? सतीश धवन का है। और यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो पोस्ट निकाली गई है वो किन किन कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। सबसे पहला है दोस्तों डिप्लोमा के लिए, है ना। ये फर्स्ट क्लास डिप्लोमा के लिए भी है। हम बात करेंगे आईटीआई वालों के लिए। देखिए, ये डिप्लोमा का टोटल है ना, सिनेमैटिक फोटोग्राफी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे डिप्लोमा के लिए है। मैं PDF अपलोड कर दूंगा, आप PDF को जरूर देखिएगा। हम डायरेक्ट चलते हैं अपने आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए, है ना। हाँ, यहाँ से आप देखिएगा, ये है आपके आईटीआई के लिए। आईटीआई में एक ट्रेड होता है दोस्तों केमिकल नाम से, है ना। उस केमिकल में देखिए, केमिकल पोस्ट के लिए टोटल 10 पोस्ट निकाली गई है, यानी कि केमिकल ट्रेड के लिए 10 पोस्ट, जिसमें से अनरिजर्व के लिए है 5 और ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 2। इसमें देखिएगा क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, क्योंकि क्वालिफिकेशन के कमी की वजह से कई बार स्टूडेंट फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो क्वालिफिकेशन आप जरूर देखिएगा। सारे जितने आईटीआई के ट्रेड है सब में क्वालिफिकेशन सेम है। सबसे पहले देखिए SSLC, इसका मतलब होता है सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों एक ही बात है ना। तो SSLC या SSC यानी कि 10th सर्टिफिकेट प्लस में आईटीआई होना चाहिए, या फिर आपके पास एनटीसी होना चाहिए या फिर एनईसी होना चाहिए। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 10th के साथ में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट हो तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास दोस्तों एनटीसी हो या फिर एनएससी हो, एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। देखिए, कोल माइंस की कुछ ऐसी, कोल माइंस दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है जो 10th के बाद डायरेक्ट आपको अप्रेंटिसशिप कराता है ना। 10th के बाद बिना आईटीआई की है आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो वो एनएससी सर्टिफिकेट और 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका 10th में चाहे कितना भी परसेंट हो, कम हो अधिक हो, बस आप पास होना चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा भी गया है कि इन एनी वन, यानी कि 10th और इन तीनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, केमिकल में भी कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को भरेंगे। एक तो केमिकल वाले, एक अटेंडेंट ऑपरेटर जो केमिकल से किया है, एक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो केमिकल से है, एक है मेंटेनेंस मैकेनिक जो केमिकल से है, फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल से। तो केमिकल से आईटीआई का ट्रेड आपका होना चाहिए, आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। टोटल 10 पोस्ट इसमें निकाली गई है। इसी के साथ में देखिएगा दोस्तों, यहां पर केमिकल पीसीआर का भी है एक पोस्ट, जो कि अपने आप में बहुत कम है दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है ना। लेकिन यहां पर क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम क्वालिफिकेशन पाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, जो आईटीआई की सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी ट्रेड मानी जाती है इलेक्ट्रीशियन की, है ना। तो इलेक्ट्रीशियन के बारे में देखिएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हैं वो इलेक्ट्रीशियन के ही रहते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन में टोटल 6 पोस्ट है। कितना? 6 पोस्ट। अगर ये 06 के बाद होती दोस्तों तो कितना अच्छा होता, है ना। अब इस 0 की वैल्यू देखिएगा। तो इसमें देखिए, अनारक्षित अनरिजर्व के लिए है 3, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, टोटल मिलाकर के 6 पोस्ट है। अब एसटी और एससी विद्यार्थियों के लिए यहां पर कोई मौका नहीं है, लेकिन हाँ आपको मौका मिलेगा, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं अनरिजर्व में, है ना। आपको एसटी एससी कोटा का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप फिर भी अनरिजर्व में फॉर्म को भर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात कही जाए तो क्वालिफिकेशन दोस्तों सेम है, 10th का सर्टिफिकेट और आईटीआई होना चाहिए, फॉर्म भर सकते हैं, है ना। इसी के साथ में देखिएगा दोस्तों, ये इलेक्ट्रीशियन का एक पीसीआर यूनिट है ना।
इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेटली सेशन दूंगा छोटा सा, और इसको समझाऊंगा, बताऊंगा कि पीसीआर क्या होता है ना, क्या आपको इसमें अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना है या फिर एक साथ फॉर्म अप्लाई करना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर वही फीटर के लिए है 17 पोस्ट, और फीटर पीसीआर के लिए 2, मशीनिस्ट के लिए है 3, है ना। टोटल ये आईटीआई के लिए दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में है 13, मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में ही सबसे बड़ी संख्या में पोस्ट है 13, है ना। और डीजल मैकेनिक में है 3, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 1 और प्लम्बर में 1। आप देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन सबका सेम है ना, क्वालिफिकेशन सभी का सेम है। और इसके बाद देखिए पंप ऑपरेटर सह मैकेनिक का भी है यहाँ पर, भारी वाहन चालक लाइसेंस डीजल मैकेनिक का, है ना, और एयर कंडीशनर का आरसी का, सिविल और मैकेनिक है। यानी कि बहुत छोटे छोटे दोस्तों संख्या में यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है, लेकिन हाँ वैकेंसी जरूर आपके पास आ गई है, ये एक खुशी की बात है ना। और इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना होगा। हाँ देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिखा गया है कि पोस्ट कोड 9 के लिए पोस्टिंग का आधार बालासोर उपग्रह प्रमोशन केंद्र बालासोर उड़ीसा होगा। यानी कि जो भी विद्यार्थी पोस्ट 9 के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा उसको कहां पर उसकी पोस्टिंग मिलेगी, उड़ीसा में मिलेगी। और पोस्ट संख्या 12, 14, 16 के लिए इनको पोस्टिंग कहां पर मिलेगी, रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में। कहां मिलेगी, रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में। लेकिन शेष पदों के लिए पोस्टिंग SDSC सार श्रीहरिकोटा, यानी कि आईटीआई वाले जो विद्यार्थी ना उनको तो कहां पर मिलेगा, हरिकोटा में ही मिलेगा। उनको दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। एक पॉइंट और यहां पर देखिएगा, चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विभाग के किसी भी केंद्र या यूनिट में पद पर तैनात किया जाएगा, है ना। आपको दोस्तों श्री हरिकोटा के नाम से वैकेंसी आई है, सतीश धवन के नाम से वैकेंसी आई है, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग है ना दोस्तों वो कहीं भी दे दी जाएगी। जो इसरो की जो अलग अलग केंद्र, अलग अलग सेंटर और यूनिट्स हैं, किसी भी यूनिट में आपको तैनात कर दिया जाएगा। यहां पर ये सारी बातें कही गई है। इसके बाद में देखिएगा यहां से अब बात कर लेते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन में, है ना। एज में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, और एज का क्राइटेरिया क्या है, और उसी के साथ में सैलरी वगैरह का क्या प्रोविजन है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और साइंटिफिक असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबर असिस्टेंट ए के लिए, इन सभी की सैलरी है 63,758 रुपया पर मंथ है ना। और इसमें बेसिक प्लस डीए ऐड करके, लेकिन बेसिक प्लस डीए के अलावा भी आपको बहुत सारी दोस्तों अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे मकान किराया भत्ता हो गया। अगर आपको इसरो के द्वारा मकान दिया जाता है, रूम मिलता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रूम नहीं मिलता, आप भाड़े पर लेकर रूम रह रहे हैं तो उसका भत्ता आपको अलग से मिलेगा। ट्रेवलिंग भत्ता आपको मिलेगा, है ना। ट्रांसपोर्टिंग अलाउंसेस, एचआरए वगैरह, और गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी रूल रेगुलेशन निकाले जाएंगे, जो इसरो के लिए निकाला जाएगा, वो सब दोस्तों आप इंप्लॉय पर लागू होगा। तो ये है उनके लिए। और इनका एज क्राइटेरिया देखिए 18 से 35, कम से कम 18 और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा एज माना जाता है। इसी के साथ में देखिए अब आईटी वालों के लिए जो टेक्नीशियन बी यानी कि ड्राफ्ट्समैन बी में उनका नाम दिया गया है, इसमें 30,814 रुपया पर मंथ, और वही सारे डीए अलाउंसेस आपको मिलेगा। और एज भी वही है, 18 से 35 वर्ष का एज है। एज में तो मुझे कोई दिक्कत लगता नहीं कि ऐसे कोई विद्यार्थी है जो एज में छटेंगे। एक पॉइंट और यहां पर लिखा गया है कि आरक्षित पदों के सामने दी गई इन श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा अनुसूचित जाति और जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। हाँ इसको देखिए, इस वैकेंसी में आपका कैरियर क्या है ना, वो भी जानना आपके लिए जरूरी है कि करियर क्या है आपका इस वैकेंसी में। इसरो प्रगति के लिए, कहने का मतलब इनका है कि अगर आपका सिलेक्शन इसरो में हो जाता है तो आप जिस पोस्ट पर आप सिलेक्ट होते हैं, आपकी पोस्टिंग, आपकी जो प्रमोशन है ना, वो प्रमोशन जारी रहेगा। आपको प्रमोट करके आपकी पोस्टिंग को बढ़ाते रहेंगे हम, है ना। तो बहुत अच्छा स्कोप है, आपका करियर भी इसमें बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों एप्लीकेशन फीस के बारे में, क्या एप्लीकेशन फीस है ना। कमाई तो हो नहीं रहा है, लेकिन फॉर्म अप्लाई करते करते ही लगता है 2-4-10 हज़ार रुपए चली जाएगी। तो उसके बारे में देखिएगा कि पोस्ट कोड
और 2 से 10 तक के लिए है ना, डिप्लोमा वालों के लिए क्या क्या इसमें है, 750 रुपए आपको फॉर्म अप्लाई करते समय देना होगा सभी विद्यार्थियों को, जिसमें से 250 रुपए दोस्तों क्या होगा, काट लिया जाएगा, बाकी आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप एग्जाम देने जाते हैं उस कंडीशन में आपका 500 रुपए वापस होगा। किस किस का वापस होगा, देखिए जो लेडीज हैं है ना, अनुसूचित जाति और जनजाति पीडब्ल्यूडी के जो विद्यार्थी हैं, तो वो 750 में से उनको 750 टोटल रिफंड कर दिया जाएगा है ना। लेकिन जिनको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है उनको दोस्तों केवल 500 रुपए ही उनका क्या होगा, रिटर्न होगा। यहां पर लिखा भी गया है देयर इज ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 250 रुपए, है ना। तो ये किसके लिए है, ये दोस्तों डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए है। उसी प्रकार से आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ पर है, देखिए कि आईटीआई वालों को 500 रुपए फॉर्म फीस है, जिसमें से 100 रुपया डिडक्ट कर लिया जाएगा और 400 रुपए वापस होगा, है ना। 400 रुपए क्या होगा, वापस होगा। किसके किसके लिए वापस होगा, वही बात है कि महिलाएं हो, अनुसूचित जाति और जनजाति पीडब्ल्यूडी वालों के लिए और ईएसएम वालों के लिए 500 रुपए का पूरा 500 रुपए वापस कर देंगे। लेकिन अनरिजर्व कोटा के लिए क्या करेंगे, 100 रुपए माइनस करके वापस करेंगे अगर आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं उस कंडीशन में। तो ये देखिएगा, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सारा कुछ दोस्तों आप तक पहुंचा दिया गया है। कुछ पॉइंटें और हैं, इसको देखिएगा आप। यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ना, सिलेक्शन प्रोसेस आप जरूर समझिए। देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पर, कि वही टेक्नीशियन सहायक, यानी कि ये डिप्लोमा के लिए है, टेक्नीशियन ए डिप्लोमा के लिए और आईटीआई टेक्नीशियन बी के लिए, यानी कि दोनों को दोस्तों 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट, कितना होगा ये 90 मिनट, जिसमें से 80 वस्तुनिष्ठ विकल्प प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू प्रश्न होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और निगेटिव मार्क भी है 1/3 का। यानी कि नेगेटिव मार्क दोस्तों इसरो में बहुत पहले से ही चलता आ रहा है ये प्रोसेस, और ये चलता ही रहेगा, है ना। 1.5 घंटे का आपको, यानी कि एक क्वेश्चन का ना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट से अधिक का समय मिल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में समय है दोस्तों। बहुत यूपीपीसीएल में आप जाइएगा तो इतना कम टाइम मिलता है ना, जितना टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने में, उसका डबल टाइम आपको इसरो में मिल रहा है ना। और इसी के साथ में देखिएगा, आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अगर आप हैं तो 80 में से आपको 32 नंबर लाने होंगे, और रिजर्वेशन में है तो 80 में से 24 नंबर आपको लाने होंगे। ये पासिंग मार्क है 24 नंबर। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं इसकी वैल्यू क्या होती है। मान लीजिए दोस्तों क्या हुआ कि इतने सारे विद्यार्थी हैं, है ना, मान लीजिए इतने सारे विद्यार्थी हैं, ये वो विद्यार्थी हैं जिनका कम से कम नंबर है 32 और अधिक से अधिक नंबर है 80 के करीब, वो विद्यार्थी हैं जो पास हो चुके हैं। तो इनका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, एक मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन ये टोटल जो बच्चे हैं ना, ये 20 गुना बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा, टोटल कितने गुने बच्चे हैं, 20 गुना टोटल बच्चे हैं। अब इसरो क्या कहता है कि भैया मुझे 20 गुना बच्चे नहीं, मुझे स्किल टेस्ट के लिए 10 गुना बच्चे चाहिए। कितना चाहिए, 10 गुना बच्चे चाहिए। तो बताइएगा 10 गुना बच्चे की जब वो काउंटिंग करते हैं तो इतने विद्यार्थी 10 गुना बच्चे के बराबर हो जाते हैं। पास तो इसके नीचे वाले भी हैं, ये भी पास हैं, लेकिन ये 10 गुना से बाहर हैं। तो बताइए आपका सिलेक्शन कब होगा, जब आप इस 32 नंबर को लेकर के चलेंगे तब आप इस 10 गुना के लिस्ट में आएंगे, या फिर 80 नंबर को लेकर चलेंगे तब। तो बेसिक है दोस्तों, बेसिक सी बात है कि 80 नंबर को लेकर के आप चलेंगे ना, तभी इस 10 गुना के लिस्ट में आप आएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा स्किल टेस्ट के लिए, है ना। नहीं तो अगर आप पासिंग मार्क तो ले आए 32 नंबर, लेकिन इस 10 गुना लिस्ट से आप बाहर हो गए, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद स्किल टेस्ट, कितने बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए दोस्तों ये बुलाएंगे, 10 गुना बच्चों को, है ना। तो पासिंग मार्क इसमें भी रखा गया है कि 100 में से 50 अनरिजर्व को लाना है और 100 में से 40 रिजर्वेशन ST SC OBC कोटा वाले विद्यार्थियों को लाना है। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि दोस्तों क्वालिफिकेशन नाम का कोई चीज नहीं होता, बस एक नाम होता है क्वालिफिकेशन। लेकिन जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका जो CBT एग्जाम होगा ना, उसी एग्जाम के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है ना। यहां पर इन्होंने कहा भी गया है कि अनुसार अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा यानी स्किल टेस्ट के लिए कम से कम 10 अभ्यर्थियों के साथ श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के लिए आमतौर पर 1.5 के रेशियो में बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा के लिए, ठीक है ना। यह बात क्लियर हो गई आपकी।
इसके बाद देखिएगा आप, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है, टोटल 22 एग्जाम सेंटर है दोस्तों, है ना। कहाँ पर है, गुंटूर, विशाखापट्टनम, तिरुपति, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, हुबली, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, क्या लिखा है, कोझिकोड, भोपाल जो कि अपने मध्य प्रदेश में है ना, और फिर है मुंबई, नागपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, लखनऊ, देहरादून, कोलकाता। तो टोटल 22 एग्जाम सेंटर हैं। और देखिए ऐसा नहीं कि आपको कलकत्ता भेज दिया जाएगा, आपको मुंबई, दिल्ली भेज दिया जाएगा, जहां पर जो आपका लोकेशन है, आपके लोकेशन से जो सेंटर करीब पड़ती है वहीं पर दोस्तों आपको क्या किया जाएगा, वहीं पर बुलाया जाएगा। तो ये रहा, आप ये वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप क्लिक करिए और इसका आप कैसे कैसे आवेदन करना है वो अपने हाथ से भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने हाथ से आवेदन नहीं दीजिएगा, है ना। आप ऑनलाइन में जाइए और व्यवस्थित तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। फिर देखिए फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट है 26 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुका है, और कब तक फॉर्म भरी जाएगी, 16 मई 2023 तक 5 बजे तक, है ना। और जो फीस वगैरह है उसको कब तक भुगतान किया जाएगा, 17 यानी कि एक दिन बाद तक। आप कभी भी 16-17 यानी कि एंड डेट का इंतजार मत किया करिएगा। ये आपके करियर से रिलेटेड सवाल है दोस्तों, आप इसको करियर से रिलेटेड जब भी कोई काम करना है आपको, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है उस चीज को, ठीक है ना। अब टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर पढ़िएगा। जब टर्म्स एंड कंडीशंस को आप पढ़ लेंगे तो आप श्योर हो जाएंगे कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, कौन कौन सी वो शर्तें हैं जो हमें फॉलो करना है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, जिस वेबसाइट या ऑनलाइन के माध्यम से आप फॉर्म भरते हैं वो वेबसाइट तो अलाउ कर देता है आपके फॉर्म को सबमिट करने के लिए, लेकिन बाद में आपको पता चलता है जब जो वैकेंसी रहती है वो खुद दोस्तों जब क्रॉस चेक करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि हम इस वेबसाइट के माध्यम से जो भी स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन डाटा हमने मांगा, क्या मांगे गए डाटा के अनुसार करेक्ट उन्होंने फॉर्म को फिल किया है या फिर नहीं। अगर इनकरेक्ट रहता है तो वो उस फॉर्म को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो बाद में आपको पता चलता है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है ना। तो आप इस टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर पढ़िएगा और इसके बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा। कुछ पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है इसरो के द्वारा, वो मैं आपको बताता हूं कि वो पॉइंट क्या है ना। यहां पर देखिए, सामान्य ड्यूटी के साथ साथ लगातार 24 घंटे के आधार पर शिफ्ट आपातकालीन ड्यूटी करना भी अधिसूचित पद की ड्यूटी में शामिल होगा। यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप टेक्नीशियन बी के पोस्ट पर वहां पर तैनात हो जाएंगे, उस कंडीशन में सामान्य ड्यूटी के साथ साथ, सामान्य ड्यूटी कितने घंटे की रहती है, 8 घंटे की। देखिए ड्यूटी दो प्रकार की होती है, एक जनरल ड्यूटी होती है दोस्तों और एक इमरजेंसी ड्यूटी, है ना। तो इमरजेंसी ड्यूटी जो होती है ना वो कितने भी घंटे की हो सकती है, तो इन्होंने बोल रखा कि 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे का अगर कोई इमरजेंसी ड्यूटी होता है, ड्यूटी होती है, तो उस ड्यूटी को आपको करना पड़ेगा। लेकिन इमरजेंसी हमेशा थोड़ी आती है, कभी कभार आती है, तो ये दोस्तों चलता है ना। इमरजेंसी तो हर किसी के पास आती है, तो इमरजेंसी के समय आपको सेवा देना ही पड़ेगा जिसके आप एम्प्लॉय बन रहे हैं। तो ये रही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप तक मैंने साझा किया, बस इतना ही है, जो भी इंपॉर्टेंट था आप तक पहुंचा दिया गया है। अब देखिए इसका सिलेबस क्या है, कैसे आपको इसका तैयारी करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, वो सारी बातें दोस्तों, और इसका पिछले 5 वर्ष का प्रीवियस कट ऑफ इलेक्ट्रीशियन वालों का प्रीवियस 5 ईयर का कट ऑफ क्या था, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आप तक दूंगा। बस आप इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा। देखिए अगर आपका एक शेयर किसी भी एक ऐसे विद्यार्थी को मदद करता है जो जिस विद्यार्थी को इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको एक शेयर मुझे लगता है जरूर कर देना चाहिए और उस स्टूडेंट का मदद करना चाहिए। तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नेमी टेक्निकल क्लासेस को, और इसी प्रकार से प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। चलिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।